सीरिया में हम बुरी तरीके से हारे हैं। जानेंगे ईरान के टॉप जनरल ने क्यों कहा कि रूस ने इजराइल की मदद कर दी थी। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, जहां एक तरफ ये सीन है तो वहीं दूसरी तरफ बांग्लादेश बॉर्डर के पास तड़ातड़ बम गोले गिरने शुरू हो गए। सुखोई विमानों से एयर स्ट्राइक होना शुरू हो गया है। और ये एयर स्ट्राइक किसने किया है और रूस की क्या भूमिका है यहाँ पर। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह CIS न्यूज नेटवर्क के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। सीरिया का खेल बड़ा ही अजीब था। सीरिया के खेल को देखकर एक चीज तो समझ में आया कि यहाँ पर इतनी कॉम्प्लिकेटेड स्थिति थी, कई सारे देश थे, पर अब क्या सीन है, अब सिर्फ 3 देश हैं। एक तरफ से तुर्की है, दूसरी तरफ से इजराइल और अमेरिका है। पर क्या इजराइल को यहाँ पर सपोर्ट मिल गया था रूस की वजह से? ये मेरा नहीं बल्कि ईरान के एक टॉप के जनरल का कहना है। और वैसे तो ईरान जल्दी कहता नहीं है कि अच्छा ठीक है सीरिया में असद चले गए तो क्या हुआ, लेकिन इजराइल का कहा जाता है कि ये पूरा प्लान था, पहले हमास, फिर हिजबुल्ला और फिर सीरिया, फिर यमन, तो ऐसे करके सारे पैर हाथ खत्म कर दिए जाएंगे, तब फिर ईरान पर एक्शन। तो यहाँ पर ईरान नहीं दिखला रहा था कि सीरिया में जो कुछ भी हुआ है उसका कोई खास असर पड़ा है, पर ईरान के ही एक टॉप जनरल ने पहली बार स्वीकार किया है। टॉप के जनरल ने बहुत सारे खुलासे किए। बशर अल असद के बारे में भी कहा कि उनके साथ तो ये होना ही था क्योंकि धीरे धीरे तय हो गई थी चीजें। तो वहीं दूसरी तरफ इन्होंने रूस को लेकर भी एक बड़ा खुलासा किया है। दरअसल ये तेहरान जो ईरान का प्रमुख शहर है, यहाँ पर ये एक मस्जिद में भाषण दे रहे और ब्रिगेडियर जनरल बहरोल एस्बाती नाम है इनका। इन्होंने कहा कि ईरान इस समय इजराइल के साथ कोई लड़ाई नहीं झेल सकता है। फिर भी उन्होंने अपने लोगों को थोड़ा ढाढ़स भी बंधाया और इन्होंने कहा कि सीरिया में अल असद की सरकार के साथ साथ हमें भी धोखा मिला है। हालांकि इनकी बात को इतना ज्यादा वजन क्यों दिया जा रहा है, तो इसके पीछे कारण समझिए। इसके पीछे कारण है ये वो जनरल हैं जो सीरिया में शीर्ष ईरानी कमांडर थे, जहां सभी ईरानी सैन्य गतिविधियों की निगरानी करने का काम इनके हाथ में था। यानी कि इन्होंने सीरिया के मंत्रियों के साथ भी काम किया है, रक्षा अधिकारियों के साथ भी काम किया है और रूसी जनरलों के साथ भी काम किया है। मतलब इससे ज्यादा सही प्रैक्टिकल वहां पर क्या हुआ कोई नहीं बता सकता है। आपको बता दूं, एक तो ईरान में खामनई इतने कठोर हैं, कट्टर हैं, इसके बावजूद यहाँ पर ये बात कह देना बहुत बड़ी बात है जो इनके जनरल कह रहे हैं। इस तरीके का बयान एक दुर्लभ बयान है, लेकिन ये बयान सिर्फ इतना ही दूर तक नहीं रहा, बल्कि एस्बाती ने ये कहा कि मैं सीरिया को खोने को गर्व की बात नहीं मानता, हम हार गए और बहुत बुरी तरीके से हार गए। इन्होंने कहा कि हमें बहुत बड़ा झटका लगा और ये बहुत मुश्किल लग रहा है। अपने भाषण के बाद उन्होंने वहां लोगों के सवालों का जवाब दिया और उन्होंने कहा कि ईरान ने लेबनान और कई क्षेत्रों में इजराइल का जवाब तो दिया, लेकिन तीसरे दौर के हमले को वो नहीं संभाल सकता। उनसे जब पूछा गया कि ईरान इस क्षेत्र में स्थित अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हमला क्यों नहीं करता है, तो इन्होंने कहा कि देखिए हमारी मिसाइलें उन ठिकानों को नहीं भेज सकती हैं जहां अमेरिकी एयर डिफेंस सिस्टम इस वक्त लगे हुए हैं। एस्बाती ने कहा असद के शासन को तो जाना ही था क्योंकि उनके शासन में सीरिया में भ्रष्टाचार खूब फैल गया था। हमने कई बार उनसे कहा था राजनीतिक सुधार कीजिए, लेकिन उन्होंने राजनीतिक सुधार की तरफ ध्यान ही नहीं दिया। फिर उन्होंने कहा कि रूस ने ईरान को गुमराह कर दिया। ईरानी जनरल ने कहा कि ईरान ने असद को राजनीतिक सुधार के लिए कहा, लेकिन उसने चेतावनी को नजरअंदाज कर दिया, पर रूस ने भी हमारे लिए सहयोग नहीं किया। इन्होंने कहा रूस कहता था कि हमारे लड़ाकू विमान विद्रोहियों पर बमबारी कर रहे हैं, जबकि वो असलियत में खुले मैदानों में बम गिरा रहे थे। उन्होंने रूस पर अप्रत्यक्ष रूप से सीरिया के अंदर इजराइल की मदद करने के आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि रूस ने अपने रडार बंद कर दिए थे, हमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिल रहा। खैर, अब जहां इस तरीके का सीन चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ एक कांड और हो गया है। और ये कांड कहाँ हुआ है? ये कांड हुआ है
बांग्लादेश म्यांमार बॉर्डर पर इस वक्त ना ये बॉर्डर बहुत चर्चा का विषय बना हुआ है, क्योंकि जो रखाइन प्रांत है, इस रखाइन प्रांत पर कब्जा हो गया है अराकान आर्मी का। और अराकान आर्मी को लेकर कई तरह की बातें कही जा रही है। कुछ लोग मान रहे हैं कि अराकान आर्मी यहाँ पर एक नया देश बनाएगा, और ये मीडिया हाउस में भी निकलकर सामने आने लगा कि अराकान आर्मी यहाँ पर काफी हद तक चूंकि रखाइन प्रांत पर कब्जा कर चुकी है, तो इनका कहना है कि हमारा एक पुराना इतिहास रहा है और हम एक देश बनाएंगे। तो वहीं कुछ एक्सपर्ट ये मानते हैं कि ये आगे बढ़ते बढ़ते सेंट मार्टिन द्वीप तक जा सकता है, जो किसी तीसरे देश का प्लान था। अब कहानी जो भी हो, पर यहाँ पर म्यांमार की जो जुंटा सरकार है वो नहीं चाहती है कि यहाँ पर अराकान आर्मी का कब्जा हो। ये जो सीमा है ये बांग्लादेश से भी लगता है, ये सीमा भारत से भी लगता है। यहाँ पर चाइना के भी प्रोजेक्ट हैं, यहाँ पर भारत के भी प्रोजेक्ट हैं। अभी भारत का प्रोजेक्ट जहाँ से शुरू होता है सितवे पोर्ट, उस सितवे पोर्ट जुंटा सरकार का कंट्रोल है, और यहाँ पर अराकान आर्मी लगातार हमले कर रही है इस कंट्रोल को लेने के लिए। इसी बीच अराकान आर्मी के हमले से जूझ रही म्यांमार की सेना को बड़ी खुशी मिली, क्योंकि रूस ने सुखोई 30 फाइटर जेट भेज दिया है। म्यांमार की सेना ने अब अराकान आर्मी उन्हीं सुखोई 30 जेट का इस्तेमाल करते हुए बड़ा हवाई हमला बोल दिया है, जिसमें 40 लोग मारे गए हैं। बताया जा रहा है कि म्यांमार की सेना ने बांग्लादेश से लगते पश्चिमी रखाइन प्रांत में एक गाँव में यह हमला किया है। अराकान आर्मी और म्यांमार की सेना के बीच काफी भीषण लड़ाई चल रही है। अराकान आर्मी ने रखाइन प्रांत के ज्यादातर हिस्से पर कब्जा किया हुआ है, और यहाँ पर अब वापस से इस कब्जे को लेना चाह रही है म्यांमार की जुंटा सरकार, और रूस इसमें काफी हद तक इनकी मदद भी कर रहा है। यहाँ पर प्रतिबंधित व्यक्ति जिन पर अमेरिका ने प्रतिबंध लगाया है, उन लोगों का स्वागत करते हुए खुद जनरल दिख रहे हैं। तो रूस के साथ म्यांमार ने अपने संबंधों को काफी मजबूत रखा। JF-17 ने तो उसे धोखा दे दिया, लेकिन रूस ने सुखोई विमानों की आपूर्ति कर दी है। वैसे तो साल 2018 में ही ये डील हुई थी, लेकिन ऐसी परिस्थितियों में जब रूस खुद युद्ध में फंसा हुआ है, सुखोई फाइटर जेट को इन्होंने दिसंबर महीने में भेज दिया। मतलब कि यहाँ पर सीन कुछ अलग है, जो जियोपॉलिटिकल तौर पर जुड़ा हुआ है। अराकान आर्मी के प्रवक्ता ने भी इस बात को माना कि म्यांमार की सेना के एक विमान ने क्याउक मीम गाँव में हमला किया है, जो रामरी द्वीप के पास है। 500 घरों में आग लग गई। हालांकि आधिकारिक तौर पर आंकड़े कम बताए जा रहे हैं, मरने वालों की संख्या यहाँ पर ज्यादा हो सकती है। पर यहाँ पर जो कुछ भी हो रहा है, इसका असर बांग्लादेश के ऊपर भी देखने को मिलेगा, क्योंकि ये वो इलाके हैं जहाँ रोहिंग्या मुसलमानों की तादाद ज्यादा है। माना जाता है कि इस हवाई हमले की वजह से ये लोग फिर इधर उधर घुसने की कोशिश करेंगे, जिसमें बांग्लादेश भी हो सकता है, भारत भी हो सकता है। तो समस्या तो भारत और बांग्लादेश दोनों के लिए है, जब तक यहाँ म्यांमार में पूरी तरीके से शांति नहीं हो सकती है। लेकिन जियोपॉलिटिकल तौर पर म्यांमार बांग्लादेश अभी दुनिया के जियोपॉलिटिक्स में बहुत बड़ा हिस्सा और बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा हो चुका है। इस वजह से यहाँ पर आने वाले दिनों में बहुत सारी चीजें और भी देखने को मिलेंगी। वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में, आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।